We must not jump into conclusions. और वहाँ उनके साथ ये वाक़या किसने किया? किस अकल के मैनेजमेंट ने उनको ये कहा था? सुपर हीरोज के हम सब शौकीन हैं। She carried her character very well. In the export market, there was such a big chance as well. In fact, I'm the only one that's done masters. माफिया टाइप के हमारे पास पॉलिटिक्स होती है। सभी के घरों में बच्चे बीमार हैं। 25 ग्राम छोटी इलायचियाँ हुस्न सेहत के 16 सिंगार। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल हु आर वाचिंग दुनिया बोल है। मैं आपको वेलकम कहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली सैरिश ज़ुहैब। थैंक यू सो मच तलहा। और तलहा और मेरा साथ काफ़ी पुराना है, तो हम लोगों को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मौका मिला है फिर से साथ बैठने का, स्क्रीन शेयर करने का। लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन अल्लाह ने जो है ना मौका बना दिया और हम साथ शो कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। हम हमेशा अपना शो शुरू करते हैं सैरिश कोट ऑफ द डे से। अच्छा, तो अच्छी बात करते हैं। और मैं आज यकीनन ये कहना चाहूँगा कि तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अरशद शरीफ ने भी एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि मैं सच बोलूँगा और मैं मुल्क को बदलूँगा। सहाफ़त में हमें रिपोर्टिंग ही करनी चाहिए। क्या होता है बाज़ औक़ात के जब हम अपने मुल्क की खातिर बोल रहे होते हैं, काफ़ी जज्बात में आ जाते हैं, क्योंकि प्यार इतना करते हैं अपने कौम से, अपने मुल्क से, और एक्सपेक्टेशंस करना शुरू हो जाते हैं कि मैं कुछ तब्दीली ले आऊँगा, मैं कुछ बदल लूँगा। हकीकत यह है कि इस निज़ाम के बदलने की एक्सपेक्टेशन रखना मेरी नज़र में हमाकत है। तलहा, अब ये जो बातें आप कह रहे हैं, बस इसमें आई हैव नो वर्ड्स व्हाट टू से, लेकिन वही बात है कि हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में। हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। यकीनन यकीनन अरशद शरीफ को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। एंड आई एम श्योर उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग बहुत काम करेंगे। और ट्विटर के ऊपर भी ट्विटराटी जो है इस वक्त सैरिश, वो यही कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और देखिए आज क्या टॉप ट्रेंड्स हैं ट्विटर के ऊपर। बिल्कुल, तो 5.5 लाख से ज़ायद अफराद हैं जिन्होंने ट्वीट किया है अरशद शरीफ के हक़ में, उनके लिए, क्योंकि यकीनन जिस तरीके से उनकी जान ली गई है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस के हेडशॉट, सर पे गोली ऐसे नहीं लगती। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये है कि हर कोई अपने तरीके से मजम्मत कर रहा है, कंडेम किया जा रहा है और अपना रिएक्शन दे रहा है। तो अरशद शरीफ 5.5 लाख से ज़्यादा अफराद उनके हक़ में ट्वीट कर चुके हैं। कौम का हीरो अरशद शरीफ 3 लाख से ज़्यादा अफराद बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन को ट्वीट्स के ज़रिए खराज तहसीन पेश कर चुके हैं। यकीनन यकीनन। एंड मैं यकीनन सोचने पर मजबूर हूँ कि गाड़ी अगर नाके पे ना रुके तो उसके रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है दुनिया का जहाँ पे आप जो भी मुल्क उठा लें वहाँ पर हालात ख़राब हैं, वहाँ पर आपको डिक्टेटरशिप मिलेगी, करप्शन मिलेगी। यकीनन ये भी बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं इस वक्त। ये हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी आप उनकी पुलिस को सैरिश पैसे दे सकते हो कि मुझे इस बंदे को मरवाना है, हमसे पैसे ले लो। इतनी करप्ट है वहां की पुलिस के वहां के अपने सहाफ़ी ये कह रहे होते हैं, वहां के अपने सहाफ़ी ये कह रहे होते हैं कि जी हमारा कत्लेआम तो पहले ही आप करते थे, अब इंटरनेशनल सहाफ़ियों को भी मारना शुरू हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो कि मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि उनका जो मीडिया है वो ये सारे क्वेश्चंस उठा रहा है जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं। मतलब उनका मीडिया बिल्कुल ठीक है, जो क्वेश्चंस वो रेज कर रहा है। खुद बेचारे करप्शन का शिकार हैं, वो खुद पर्ची का शिकार हैं, वो खुद मेरिट के कत्लेआम का शिकार हैं। वहाँ सारी अकरबा परवरी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही जो हमारे मुल्क में होता है। अगर कोई बच्चा अबडक्ट हुआ था तो गाड़ी पे आप सीधा फायर कैसे कर सकते हैं? गाड़ी अगर नहीं रुकी थी तो आप उसके टायर पर फायर करेंगे, आप किसी को बुलेट सीधा उसके सर में कैसे मार सकते हैं? भाई अगर पैसे लिए होंगे, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अ वेरी सीरियस एग्जांपल, और सैरिश यहाँ पे फॉर एग्जांपल के हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर ही है जिसे कहा जाता है ब्लैक वाटर। हम जानते हैं अफगानिस्तान अमेरिका की वॉर में बड़ा मशहूर हुआ था ब्लैक वाटर, रेमंड डेविस वाला भी जमाना था ये। ब्लैक वाटर को फॉर एग्जांपल $1,00,000 मिलता है कि आपने इस शख्स को मारना है। वो खुद जाएगा तो उसका $50,000 खर्च होगा, $10,000 भिजवा देगा कीनिया की पुलिस को, वहां से उसको गोली मार देगा। बहुत आसान है यहाँ पे। अब तला जो एक सवाल जो कि मेरे जहन में भी है और आई थिंक सो बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, जिसका जवाब हमें ये मिल रहा है कि अरशद शरीफ कीनिया कैसे पहुंचे।
बताया जा रहा है कि दुबई में वो थे और वहाँ उनको कहा गया कि आपको यहाँ से निकलना होगा, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। मेरे ख्याल में उन्हें पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। दुबई में क्यों उन पे प्रेशर डाला गया, क्यों उनके ऑप्शंस बंद किए, किसके कहने पर बंद किए, वही लोग आज मजम्मत कर रहे हैं। तो यकीनन सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। टॉप स्टोरीज आज की क्या नजर डाल लेते हैं। अरशद शरीफ के लहू से उम्मीद की नई लौह रोशन है। अरशद शरीफ तो खामोश हो गया, पर अब पूरी कौम बोल रही है। हर कोई सवालों के जवाब मांग रहा है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। थर पारकर की अमीरा गुल ने साबित कर दिखाया, कारोबार की दुनिया में बड़ा नाम बनाया। बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। मुलाकात भी होगी आज आपकी इस शो में। और जनाब, कराची की निहारी अकेली ही तमाम ख्वाबों पर भारी। मुगलिया निहारी में ऐसा कौन सा राज छुपा है, जायके से पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। और कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। लेजेंड ऑफ मौला जट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 दिन में 100 करोड़ का हिस्सा अबूर कर लिया। पाकिस्तानी सिनेमा में नई तारीख रकम। जी जनाब, मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत को 24 घंटों से ज़ायद का वक्त बीत गया है, मगर अभी तक कत्ल की तहकीकात में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता उम्मीद है कि आज रात तक उनकी मैयत को पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा, जो कि उनकी वालिदा का मुतालबा भी है। नैरोबी पुलिस ने कत्ल को पुलिस की गलती ही करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर सहाफ़ियों और खुद अरशद शरीफ ने इस कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ हुकूमती सतह पर भी कीनिया से राबते जारी हैं। यकीनन इमरान खान ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हो भी रही होंगी, तो शुरू भी हो चुकी होंगी, लेकिन रिजल्ट निकलेगा, इंसाफ मिलेगा, इसकी बिल्कुल उम्मीद मुझे तो नहीं है। मैं फिर वही कोट ऑफ द डे, एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा कि इंसाफ होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। एक बहुत बड़ी लंबी तवील कतार है, बहुत बड़ी लिस्ट है। कमीशंस बनते हैं, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, जी हाँ, बस चीज़ें चलती रहती हैं और उसके बाद वो बंद अलमारियों में वो फाइल्स चली जाती हैं और कुछ निकल कर सामने नहीं आता। खैर, मायूसी अभी से लोग ये सोच रहे हैं इस हवाले से, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और पता करना होगा कि किसने किया, किसके कहने पर किया, कैसे हुआ। पावर लॉबीज में जो लोग बैठे होते हैं, वो जब कुछ करते हैं तो उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। सैरिश, क्रिमिनोलॉजी, क्राइम की दुनिया का एक बहुत बड़ा रूल है, चोरी करो पकड़ाई ना दो। तो जब वो क्राइम करते हैं तो दे मेक श्योर कि वो कुछ और लगे, वो क्राइम ना लगे। कि वो एक कार एक्सीडेंट में लेडी डायना, प्रिंसेस डायना को जिस तरह कत्ल हुई थी, वो कत्ल ही कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने वाज़ेह कर दिया है कि वो एक्सीडेंट दिखाया गया था कि एक्सीडेंट है, था वो एक मर्डर। बिल्कुल उसी तरीके से जब भी कोई बड़ी बड़ी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो जब कार्रवाई करती हैं तो वो इस तरह कपड़ा डालती हैं, ऐसे बर्ता डालती हैं कि लगे कि कुछ और। लेकिन तला, जब ये मामला सारा हुआ, इसके फौरी बाद जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ तक क्योंकि अपने मीडिया ने कहा कि ये आप जो बात कर रहे हैं ये काबिल यकीन नहीं है। खैर, अब इस सारे मामले पर तहकीकात का कहा जा रहा है। जस्ते खाकी इंशाअल्लाह रात 1 बजे यहाँ पहुँच भी जाएगा पाकिस्तान। राव रिजवान हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम उनसे मजीद बात कर लेते हैं। राव रिजवान, डिटेल्स आपके पास क्या हैं इस हवाले से? कि अरशद शरीफ जो है सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ का जो जस्ते खाकी लेकर गैर मुल्की परवाज जो है नैरोबी से दोहा पहुंच चुकी है। उनका जस्ते खाकी जो है इस समय दोहा में है और आज जो है तकरीबन जो है गैर मुल्की परवाज जो है वो रात 1:05 पर जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचेगी। दोहा से इस्लामाबाद प्रवास जो प्रवास जो है रात को 9 बजे पर। राव रिजवान, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप? इंतहाई अफसोसनाक खबर है, कल से पाकिस्तान की पूरी अवाम सोगवार है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। पहले तो अरशद साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और उनकी वालिदा के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको सब्र दे, आमीन। वैसे कल जब उनसे मिले हम लोग तो उनके हौसले बुलंद थे, लेकिन बहरहाल बेटा जो है वो माँ के लिए सब कुछ होता है, और एक नहीं 2 बेटे वो इस मुल्क पे कुर्बान कर चुकी हैं। तो सलाम है उस माँ को भी, और उनके लिए सब्र की भी दुआ है। बाकी अरशद साहब की मैयत आज रात आ जाएगी, जिस तरह मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, और
ये हमारे मुल्क का बड़ा एक नुकसान है। और अगर आप इसको एक और तनाज़र में देखें तो दुनिया में पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुर्खी भी है कि आखिर ये इस तरह के हालात क्यों हैं इस मुल्क में। इस मुल्क का एक टॉप जर्नलिस्ट, दुनिया में एक रिनाउंड जर्नलिस्ट जो टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसको मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा, नंबर 1। और फिर एक गैर मुल्क में, दियार गैर में एक पाकिस्तानी इस तरह से जो है वो शहीद हुआ। तो ये दुनिया में भी हम पे सवाल होंगे कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये हमारी हुकूमत का की अब जिम्मेदारी है, मियां शहबाज शरीफ साहब की कमेंट की, कि वो इस मामले की ठोर तक जाएं और जितनी इसके लिए ज़रूरी हो वो इक़दाम लिए जाएं। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन एजेंसी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमें सिक्कत है अपने शहीद का पूछने की। तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा से, क्योंकि कल जर्नलिस्ट की तंजीम ने ये बात की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में कोई कमीशन बनाने के लिए हमारी हुकूमत कोशिश करे, क्योंकि हमारी अदालत या हमारी पुलिस या हमारी एजेंसीज को तो नैरोबी में वो जो है वो नहीं देंगे एक्सेस। हाँ, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई बात होती है और वो अलाउ करते हैं। सर, आई थिंक अली साहब, इन्वेस्टिगेशन शुड स्टार्ट एट होम। पहले तो ये पता करें कि क्यों मुल्क छोड़ के गया, वो कौन से अनासर थे जिन्होंने यूएई में उनके लिए रहना मुश्किल कर दिया और बोला कि 48 घंटे में मुल्क बदर हो गए, वापस पाकिस्तान भेजे जाओगे, इसलिए यहाँ से निकलो। ये तो पता करना बड़ा आसान होना चाहिए। तो हमारे अंदर की इन्वेस्टिगेशन है सर। इसके लिए जो हर क्वार्टर से एक बात आ रही है कि जुडिशल कमीशन हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे, वो मुनासिब बात होगी ताकि हुकूमत भी उसमें जो है अपना मौक़िफ़ पेश कर सके और एक इंडिपेंडेंट फोरम हो कि अरशद साहब देखें, जब अरशद साहब इस मुल्क से गए तो ये इस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खासकर ह्यूमन राइट्स के सो कॉल्ड चैंपियन बिलावल जरदारी की, कि वो उनसे रब्ता करते, उनको तसल्ली देते कि आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, हुकूमत पाकिस्तान आपकी भरपूर आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी, आप इस मुल्क के बेटे हैं, आप वापस आएँ, आप क्यों फरार हैं, आप क्यों मुल्क से बाहर हैं। तो इस पर हुकूमत को अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अवाम तो अपने वज़ीर-ए-आज़म से ही सवाल करती है, चाहे इम्पोर्टेड है जो भी है, बैठे तो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे शहबाज साहब ही हैं। तो उनसे ये सवाल ज़रूर होना चाहिए कि जब अरशद साहब गए थे, बेशक गलत इंफॉर्मेशन पे गए कि उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वापस लाने के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनकी फैमिली को अश्योरेंस देने के लिए क्या किया। सही, लेकिन खान साहब यहाँ पे डू यू थिंक कि कमीशन उस तरीके से काम करेगा? आप हिस्ट्री देख लें, लियाकत अली खान से लेके अब तक कौन सा ऐसा कमीशन है जिसने प्रॉपरली काम किया और उसकी रिपोर्ट भी खत्मी सामने आई हो और जो कटहरे में है वो मुजरिमान खड़े हों? ऐसा हुआ कभी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में? There is always the first time। सिर्फ लियाकत अली खान की हम बात क्यों करते हैं, लेकिन लियाकत अली खान साहब शहीद हुए कायदे मिल्लत। इसी कराची में हकीम मोहम्मद सईद साहब जो एक नेशनल शख्सियत थे हमारे, वो शहीद हुए। मुफ्ती शामिज़ई साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, शहीद हुए। हमारे मस्जिद दरवेश पेशावर के मौलाना हसन जान साहब अजीम शख्सियत थे, वो शहीद हुए। गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब हमारे बहुत बड़े आलिम दीन थे कराची से, बहुत नाइस आदमी, वो शहीद हुए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो शहीद हुए। फिर हमारी टॉप ब्रास जो जनरल ज़िया साहब, उनके साथ उनकी तमाम लीडरशिप जो है, वो मुल्क का कितना बड़ा नुकसान था कि हमारी इतनी बड़ी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो शहीद हुई। तो इस तरह के वाक़यात जो हुए हैं, तो उसकी फिर बाद में वो चीज़ हम मल्टी पाव कर देते हैं। तो मेरी तो कल भी ये रिक्वेस्ट थी, आज भी, कि अरशद शरीफ साहब की शहादत को एक टेस्ट केस बनाएं और हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इस चीज़ की तह तक पहुँचें कि हमारे इस मुल्क के बेटे के साथ ये क्यों हुआ। आपने पूछा कि क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर पूरा मुल्क तहिया कर ले और सहाफ़ी बरादरी भी तगड़ी खड़ी हो। लेकिन सर अगर हुकूमत और इदारों के हाथ मुलव्विस हैं उनको मुल्क से भागने पर मजबूर करने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हुकूमत चेंज हुई है तभी उनका प्रोग्राम बंद हुआ, तभी उनको मुल्क से भागना पड़ा, तो वो इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस अली साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि वी मस्ट नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स कि इसको किसने किया। हमें जो है अपने मुल्क के इदारों या हुकूमत या जो हमारी अदलिया है उस पर एतमाद करना चाहिए कि ये इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। किन हालात में वो गए वो एक अलहदा एक बहस है,
और वहाँ उनके साथ ये वाक़या किसने किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन तक जाना वो एक अलग बात है। तो जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो एक बहुत बड़ी ब्लेम गेम भी चल रही है, उससे हमें निकल के हक़ाइक़ की तय तक जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन इसके लिए मुनासिब जगह है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ट्रस्ट है और बिल्कुल अपने इदारों पर ट्रस्ट है कि इस मामले की तय तक जाया जाए और इसको टेस्ट केस बनाया जाए। का अली मोहम्मद खान साहब यकीनन, और जो बातें आपने कही वो पूरी कौम की आवाज़ है। तहकीकात हों, इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं सोचता हूँ कि वो जिस सिचुएशन में थे सैरिश अरशद, वो थे ही इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं सियासतदानों की वजह से, इन्हीं इदारों की वजह से। तो फिर वही सियासतदान, वही इदारे उनकी कत्ल की तहकीकात भला क्यों करेंगे? अच्छा, हालांकि दला आप देखें कि वो मुहिब्बे वतन कितने थे कि उनके पासपोर्ट पर किसी बड़े मुल्क का वीज़ा नहीं था, वरना अमूमी तौर पर जर्नलिस्ट अपना लिफाफा नहीं लेते थे ना सैरिश, सच्चे थे, झूठ नहीं बोलते थे, हक का साथ देते थे, इसीलिए तो उनको कत्ल किया गया। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि उनकी फैमिली ने कहा गया कि आप पॉलिटिकल असाइलम वहाँ पे ले लें, आपको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं नहीं ले सकता। खैर, अब अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और इस कौम को ताकत अता फरमाए कि इस गम को बर्दाश्त करे और इस गम से, इस चोट से एक सबक सीख ले, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। सैरिश, कल से जहां भी मैं जा रहा हूं लोग यही बात कर रहे हैं कि वो नो बॉल नहीं थी, तो अब 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए, 1 पॉइंट इंडिया को मिलना चाहिए। आपने सुना कुछ ऐसा? मैंने भी ऐसी बातें सुनी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्लीज़ खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, खेल में ये चीज़ें होती हैं और वो जो एम्पायर था वो कोई इंडिया का या पाकिस्तान का नहीं था, वो एक किसी और कंट्री का एम्पायर था। तो प्लीज़ आईसीसी के रूल्स के मुताबिक जो हुआ है ठीक हुआ है, लेकिन ब्रैड हॉग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने ये क्वेश्चन खुद रेज किया है, तो अब क्या ही कह सकते हैं, इसमें होगा तो कुछ नहीं। लेट्स आस्क द एक्सपर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। थैंक यू सो वेरी मच मिर्जा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप बताइए सर, क्या रिजल्ट निकलना चाहिए इस जमील इकबाल साहब हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। जमील साहब, आप बताइए कि क्या रिजल्ट निकलना चाहिए इस नो बॉल का? डू यू थिंक 1-1 पॉइंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर इस मामले को रफा दफा करके आगे बढ़ो? यार मतलब थिंग्स गॉन कैन नॉट बी टेकन बैक यार, डिसीजन हो गया, दैट्स ऑल यार। नो यूज क्राइंग ओवर दुनिया भर के इतने, अब जतोई साहब, दुनिया भर के इतने क्रिकेटर ने, सिर्फ एक बंदे ने उस पर ट्वीट किया है, हॉग ने, किसी ने और उस पर कंट्रोवर्सी नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान के कई ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने कहा कि हमने इंटरनेशनल अंपायर से, जो बड़े लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सबसे मालूम किया है कि वो एक लेजिटिमेट अगर नहीं तो एक नो बॉल थी, अंपायर की कॉल थी। भाई इस बात को अब रोना छोड़ दें भाई, खत्म हो गया, हम हार गए, फिर ठीक है, आगे की तरफ देखें। अगर ये आप करेंगे अपनी गलतियों के बजाय एक वीक बात पे आप सहारा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट ये कोई रीप्ले वाला नहीं, अगर इतनी बड़ी बात होती, पीसीबी पर रिएक्ट करता, पीसीबी पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेके आता। आप एक चिकन बन के बैठे में कोई आपने रिएक्शन टोटली एग्रीड इकबाल साहब, टोटली एग्रीड, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आगे बताइएगा कि आपका मशवरा क्या है पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि आगे जिम्बाब्वे से हमारा मैच है, बहुत सारे मैचेस अभी बाकी हैं। जो परफॉर्मेंस आपने देखी है इस मैच में, उसके बाद मशवरा क्या देंगे आप? क्या मैं मशवरा क्या दूंगा? मुझे तो बड़ा बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ जतोई साहब कि मतलब आई एम शॉक के इंडिया को मतलब लास्ट 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे। मैंने ये नहीं देखा, नवाज आपका एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट टेकर, पूरी जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज, एशिया कप में ही प्लेड लाइक ए जैम और आउटस्टैंडिंग बॉलर था। एक ऐसे मैच में, एक क्रूशियल मैच में, एक ऐसे मैच में जब जिसके अंदर लोगों के जज्बात होते हैं, आखिरी ओवर आपने उसको दिया, मिस कैलकुलेशन के साथ दिया, मतलब देना नहीं चाहिए था, आपने दे दिया। और उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन ये था कि वो स्पिन के बजाय फास्ट बॉलिंग करा था। तमाम गेंदें उसकी, ये नो बॉल जो जिस पे आप कह रहे हैं ना, वो भी इसी वजह से हुई है कि वो एकदम फास्ट डिलीवरी करा रहा था। विकेट कीपर रिजवान साहब जहां स्पिनर्स के लिए खड़े होते हैं वहां नहीं खड़े हुए थे, जहां वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के लिए खड़े हुए थे वहां खड़े थे। किस अकल के मैनेजमेंट ने उनको ये कहा था कि आखिरी ओवर आप अपनी जो रिवायती कन्वेंशनल आप बॉलिंग कराते हैं वो छोड़ के आप ये कर, उसका नतीजा आप देख लीजिए हुआ क्या, वाइड स्विंग,
तो अच्छा इकबाल साहब, अभी कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए कुछ स्क्वाड में तब्दीली की भी बात की जा रही है। एक तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है कि फिट नहीं है, कुछ उनको प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा हैदर अली की बात हो रही है, फ़खर की बात हो रही है कि उनको मौका दिया जा सकता है। इन तब्दीलियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जनाब, कौम को जवाब दें, ये मुझे और आपको जवाब नहीं देना है। पीसीबी की मैनेजमेंट जो वहां बैठे हुए ना डगआउट में, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन, कौम को जवाब दे। कौम पूछ रहा है क्यों आपने एक अनफिट प्लेयर को खिला दिया, क्यों शाहीन शाह अफरीदी को खिला दिया। नतीजा आपने देख लिया ना, ही वाज नॉट एक रिदमेटिक, बिल्कुल रिदमेटिक नहीं था। एक मतलब एक इंजर्ड को एक अब मैं क्या कहूं कि एक ऐसे आदमी को खिलाना जो बेचारा फिट नहीं है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। फखर को आपने बीच में मैंने सुना था कि पीसीबी एक तो क्लियरफाई नहीं करता कि भाई क्या है पोजीशन उसकी, बेहतर ही इज गोइंग टू हैव, अभी वो खेलेगा नहीं खेलेगा। अब वो कह रहे हैं कि अभी 100% फिट नहीं है। यही तो है, आप ये पिछले 3 साल के अंदर ये लॉट आपने जमा की है। आप जूनियर्स लीग करा रहे हैं, मुख्तलिफ आप जो टैलेंट हंट कर रहे हैं, लेकिन टैलेंट आ नहीं रहा है। यही टैलेंट है, इसी के साथ करना है। आई एम वेरी सॉरी। क्या करें कि आप इकबाल साहब कोचेस चेंज हो, सकलेन मुश्ताक का कुछ चेंज होना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ को चेंज होना चाहिए, रमीज राजा को चेंज होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को चेंज करने का मुझे नहीं लगता बेग साहब कुछ फायदा होगा। यार जतोई साहब, अगर ये इतना मॉरल करेज होता ना, मॉरल करेज होता यानी आप कह रहे हैं मॉरल करेज भी नहीं है इनके अंदर, तो अब तक 4-5 रेजिग्नेशन आ जाने चाहिए थे। अल्लाह इनको गैरत दे। अब तक 4-5 रेजिग्नेशन आ जाने चाहिए थे। देखें अब फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, ये एक आउट ऑफ क्वेश्चन है। इंडिया के अगेंस्ट क्रंच मैच होता है, लोग उसको फाइनल समझते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से। मैं दुबई के अंदर था, मैंने दोनों मैचेस देखे थे इंडिया पाकिस्तान के अंदर, लोग पागल हुए थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था, ठीक है पाकिस्तान हारा, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इकबाल साहब कैप्टनसी पे काफी सवालात उठ रहे हैं अभी। आप उस वक्त सो के उठते हैं जब सर से पानी गुजर जाता है। ये जो आपने सर से पानी उठने की बात की है, कैप्टनसी पर सवालात हो रहे हैं। वैसे तो बाबर आजम जी कह रहे हैं कि भाई हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आगे बहुत सारे खेल बाकी हैं, आगे बढ़े, पिछले के बारे में मत सोचे। लेकिन कहा जा रहा है कि 7 से 12 ओवर में ही मैच इन्होंने उनको दे दिया था, पता चल गया था कि ये होने वाला है। इन्होंने मौका दिया उनको सेटल होने का क्रीज पर, और उन्होंने मैच ले लिया। देखिए अगर आप रिकॉर्ड्स को निकाल के देखें, 13वें ओवर तक इंडिया को चाहिए था 11-12 रन का एवरेज चाहिए था। इन्होंने बाबर आजम साहब तो आई एम वेरी सॉरी, कभी इन्होंने इज अ डिफेंसिव कैप्टन, उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होती। अगर ये कैलकुलेशन होती, अगर वो कैलकुलेशन, मुझे ये तमाम एक जो ऑर्डिनरी क्रिकेट जानता है, जतोई साहब भी बैठे, एक ऑर्डिनरी जिसको पता था कि जो 19th ओवर है उसमें वो अटैक करेगा, कोहली चाहे कोई भी बॉलर होता, और उसने यही किया। उसने हारी फ्लो को 2-6 मार के गेंद को आखिरी ओवर में 6 ओवर में 6 गेंदों पे 16 रन दे दिया। आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई भी क्रिकेटर जानता है कि 19th ओवर वॉज क्रूशल। 19th ओवर वॉज क्रूशल। बाबर साहब की फील्ड प्रेसिंग भी बहुत ही खराब थी, इनर कॉर्डन लिया हुआ था, मतलब जिस वक्त उनको बाउंड्रीज प्ले रखने थे उन्होंने सिंगल सेव कर रहे थे, और जब सिंगल सेव करना था उन्होंने डीप पे फील्डिंग की थी। भाई व्हिच वन इज योर फेवरेट टीम टुडे, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? भाई ये जो फॉर्म है इसके अंदर आप श्रीलंका तो खैर नहीं है, हाँ न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को देखें एक टंबल किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है न्यूजीलैंड के। जिस तरीके से उन्होंने खेला और जिस तरीके से उन्होंने 200 रन बनाए और जिस तरीके से उन्होंने आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, खतरनाक टीम लग रही है मुझे न्यूजीलैंड, बहुत खतरनाक। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जमील साहब, आपने सारी इस सूरत हाल पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस आपने दिया है क्रिकेट पर। और देखते हैं अब क्या फ़ैसला किया जाता है, किसको बिठाया जाता है, किसको खिलाया जाता है। और आगे बहुत सारे मैचेस हैं, इस मैच से हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं तलहा कैप्टनसी पर बाबर आजम की, लेकिन बाबर आजम बड़े डिफेंसिव कहा जा रहा है, वो कैप्टन है, और जो फैसले उनको करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए हैं, और नवाज को एंड में ले आए, बस वही शिकवे शिकायत। आपको अगर लुब्बे लबाब चाहिए ना सैरिश, तो अगर जब मैच शुरू हुआ था तो आप जब हमारे कैप्टन ने आके मीडिया टॉक की थी बाबर आजम ने, तो इंडिया ने अपना कैप्टन नहीं भेजा था, अपना फास्ट बॉलर भेज दिया था। और जिस तरीके से उस फास्ट बॉलर का कॉन्फिडेंस देखेंगे, वो पाकिस्तान को अपनी गुफ्तगू में लताड़ रहा था, और जो गुफ्तगू हमारे कैप्टन बाबर आजम माइक पे आके कर रहे थे और बार बार अटक रहे थे, इससे वाज़ेह हो जाता था कि कॉन्फिडेंस लेवल, पर्सनालिटी लेवल, मेंटल वेवलेंथ, प्रिपरेशन, तैयारी,
स्पीच की तैयारी, बहुत सारी चीज़ें होती है खिलाड़ी की ज़िंदगी में। जब हम उनका खिलाड़ी देखते हैं फिर अपना खिलाड़ी देखते हैं तो मुझे कुछ सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि यार बहुत सारी खामियां जो दूर करनी है। सब में आई थिंक सो विराट कोहली को क्रेडिट देना मेरा ख्याल है कि ना देना तमाम तो लड़कियां दे रही हैं, मैं नोट कर रहा हूँ, लड़कियां कुछ ज्यादा विराट कोहली को क्रेडिट दे रही हैं सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर। आपको भी बहुत पसंद है? नहीं मतलब इंस्पायरिंग क्रिकेटर है। मर्द हजरात तो इसलिए कहते हैं ना कि घर पे उनके अनुष्का हैं तो इसलिए बड़े वो फैन हो जाते हैं। अगर वैसे तो खैर उनकी फिटनेस वैसे तो दरमियान में बिल्कुल वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन अब उन्होंने दिखाया कि भाई ऐसा मुझे हल्का नहीं है। खिलाड़ी की फॉर्म का पता नहीं, फिट है। इंडिया का कैप्टन विराट कोहली, उसकी फॉर्म का ही पता है, फिटनेस का ही पता है। तारीफ तो करनी चाहिए ना। मैं इफ्तिखार की भी तारीफ करती हूँ भाई, क्या जबरदस्त वो खेले, उन्होंने रिस्पेक्ट दी बॉल को, और जिस तरह वो चले हैं अल्लाह करे वो हर मैच में से चले। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना हमारे क्रिकेटर्स में। यही मेरा क्वेश्चन है सैरिश कि सैडली ऑफ कोर्स वी ऑल लव शान मसूद की तारीफ मैं करूंगी। हम सब क्रिकेट से प्यार करते हैं, पर आपको देखें जिस तरह विराट कोहली से प्यार हो गया है, वजह यह है उनकी फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस, उनके तरीकेकार खेलने का। मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें, ये ज्यादा हो गया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। बताता हूँ मैं ज़ोएब को। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जनाब वेलकम बैक। और अभी भी ताज़ा वीकेंड गुजरा है, तो वीकेंड पे यकीनी तौर पर हम लोग यहाँ प्लान करते हैं कुछ बाहर खाना खा लेंगे, मूवी देख लेंगे, वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करना है। तो तला वो मूवी देखी है आपने, मैं तेरी पक्की पक्की मशहूका? हाय रे, मायरा खान की याद दिला रही है सैरिश, ऐसा ना कर। मायरा खान की खातिर मैं ये मूवी देखने जाना चाहता हूँ अभी भी। दुआ करें कि अल्लाह मौका दे, इतना वक्त दे, जिंदगी बड़ी मसरूफ है, लेकिन ऑफ कोर्स मूवी ने बिजनेस बड़ा किया है। वाकई 100 करोड़ पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने पैसा कमाया, पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने पैसा ठीक ठाक कमाया। पर आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है सोशल मीडिया पे, उसमें ना मायरा इंटरव्यू दे रही है और कह रही है कि वो मुझे पंजाबी डायलॉग बोलना था और बड़ी मुश्किल हुई मुझे बोलने में। यही शायद एक वजह है। ये वाला नहीं, दूसरा एक और है, आहू आहे मौलाना मुखी नु मौलाना मारे थे, मुखी नहीं मर्दी, कुछ ऐसा था वो, पता नहीं कुछ ऐसा था वो। गेस्ट भी है हमारे साथ। अच्छा जी, माहीन अजीज हमारे साथ मौजूद है। माहीन वेलकम टू दुनिया बोल है। बताइए, ब्लैक एडम आ रही है, यकीनन सुपर हीरोज के हम सब शौकीन हैं, पूरी दुनिया ही सुपर हीरोज की शौकीन है जनाब। ब्लैक एडम आ चुकी है, काफी न्यूज में गुम है आजकल। कितना बिजनेस इफेक्ट होगा मौला जट का माहीन? तला थैंक यू। आई डोंट थिंक सो कि इसका बिजनेस इफेक्ट होगा, क्योंकि मौला जट ने एक चीज़ जो प्रूव की है वो ये है कि पहले तो हमारे जो फिल्म आती थी उसमें अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो गई या लोग नहीं देखने गए तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का एक बहुत ही स्ट्रेट सा जवाब होता था कि भाई मार्वल या डीसी की फिल्म लगी हुई है, बैटमैन लगी हुई है, फना लगी हुई है, इसलिए हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। लेकिन मौला जट ने ये प्रूव कर दिया है कि जब प्लॉट स्ट्रॉन्ग होगा और स्टोरी स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर ब्लैक एडम भी लगी हुई है तो मौला जट का बिजनेस इफेक्ट नहीं हो रहा। लोग जा रहे हैं, आई वुड से कि अगर देख रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, चलें। जैसे मायरा खान को आप बता रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कह रही हैं कि मुझसे पंजाबी बोलना बड़ा मुश्किल लगा। लोगों ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही है इस फिल्म से रिलेटेड कि पंजाबी बहुत आसान थी, जैसे कि अगर मुश्किल होती तो उनको समझ में आ जाती। सबटाइटल्स तक पे लोग गौर कर आ रहे हैं, बट स्टिल लोग देखने जा रहे हैं, इतनी हाइप है। और अच्छा, वैसे माहीन मैंने ये सुना है, जो मेरा एक समझे कि लोगों से मुझे फीडबैक मिला है, क्योंकि मैं भी प्लान करी थी मूवी देखने का, तो कहा जा रहा है कि विजुअल्स ऐसे हैं, यानी कि ऐसे उसकी जो कहते हैं ना अक्सबंदी ऐसे की गई है, सिनेमेटोग्राफी। बिलाल अशारी को सारा क्रेडिट दिया जा रहा है कि ही इज डन द बेस्ट जॉब। हमजा अब्बासी को भी बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है, पाकिस्तानी फिल्म नूरी नथ, हाँ जी, मौला जट, एक और कैरेक्टर था ना, नूरी नथ का भी शायद कैरेक्टर था, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। माहीन, व्हाट इज योर हाईलाइट ऑफ द मूवी? आई एम श्योर यू वॉच्ड इट। आई थिंक हमजा अली अब्बासी मुझे परफॉर्मेंस वाकई में ही उन्होंने आउटशाइन किया है बाकी उनको जो कैरेक्टर्स हैं। मायरा का थोड़ा सा रोल है, लेकिन ऑफ कोर्स मायरा इज अ सुपरस्टार, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी परफॉर्मेंस वीक थी या कुछ थी। हाँ, पंजाबी क्योंकि सब वैसे बोल नहीं सके, उनकी ज़बान नहीं है तो मुश्किल हुई, लेकिन स्टिल दे डिलीवर्ड वेरी वेल। अच्छा, हुमायमा मलिक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी रही है। हाँ, उनकी थोड़ी बोल्ड परफॉर्मेंस थी, बट शी कैरीड हर कैरेक्टर वेरी वेल। I liked it a lot. यानी कि हमें देखने जानी चाहिए, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें देखनी चाहिए। और काफ़ी खुश भी हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस के
हमारे सिनेमा के लिए बड़ी अच्छी बात है, एक रिवाइवल है और बननी चाहिए और हमें देखनी भी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, सेगमेंट है हीरो पाकिस्तानी। और आज जो हीरो नहीं है, हीरोइन है, एक बहुत कमाल की खातून हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शी इज वन द अवार्ड फॉर बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCCI। नॉट ओनली दैट, उनके फादर, उनकी फैमिली सिंध में, पाकिस्तान में बिजनेस ग्रुप के लीडर्स भी समझे जाते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा गुलाम मोहम्मद लॉट साहब का, फाउंडर ऑफ मेहरान फूड जिसने 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनके बेटे गुल मोहम्मद लॉट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनफैक्ट पर्सनली बीइंग अ सिंधी आई नो कि उन्होंने सिंध में कितना काम किया है वेलफेयर के लिए, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। और ऑफ कोर्स मेहरान के मसाले कौन इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत सारी चटनियाँ, अचार। और आज उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, अमीरा लॉट साहिबा। मुझे लॉट लिख के नहीं दिया था लेकिन मैंने बोला अमीरा लॉट। That is the full name though, Amira. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। अमीरा न सिर्फ एक बिजनेस वुमन है, एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बीवी भी हैं, और सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा रही हैं। और माशाल्लाह से बाहर लंदन से ये बैचलर्स एंड मास्टर्स करके आई हैं लॉ में। अमीरा, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू केम। How does it feel? How was your journey being the best business woman of the year in Pakistan? I'm sure आपकी फैमिली में ये अवार्ड सारे भाइयों ने भी जीता हुआ है, आपके अब्बू ने भी जीता हुआ है, तो अब आपने भी जीत लिया है, तो ये लेगेसी चल रही है। How was the journey? ये सफर कैसा था? It was, I have to say, very, mashallah, incredible and inspiring. You know, I come from a family that have such strong business skills and such strong business motivation aspects. So, you know, it runs in the family and it's a very big legacy to continue. I'm very excited to, you know, just keep moving forward. It's very inspiring, I have to say. And, you know, to be acknowledged and recognized like this. And this isn't our first award, actually. We've won 48 times. Best Export, we've won 2 President Awards, 2 Prime Minister Awards, and then the Lifetime Achievement Award. Wow. I just want to ask you one thing. Why इसी फील्ड को चूज क्यों किया? Why don't you go for something else? So I think this was something my grandfather had founded, and this was established in 1975. And then since then it's been ongoing, and I think getting into the food business was fantastic. As Pakistanis, because we love food more than anything, I would say. And in the export market, there was such a big chance as well to bring this in and be this leading business in the leading market from this region, not this country. So it's a very big thing. Amira, there's a perception है पाकिस्तान में कि women बड़ा discrimination का शिकार होती हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है आगे आने में, उनके लिए challenges ज़्यादा होते हैं। How do you see the situation? आपकी नज़र में is that true? अच्छा, can you please speak in Urdu? मुझको थोड़ा सा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, थोड़ी सी उर्दू आ जाएगी ना, अच्छा हो जाएगा। So I think औरतें actually face this difficulty कि they have a lot of you know, standards based on them, expectations कि उनको एक अच्छी बेटी, बहन, बहू, everything, you know, these things बनना है, and the main thing is you do that through food and cooking at home and so on. So I think that we want to give this convenience कि औरतें have this option कि वो चाहे, you know, they want to focus on being a mother, they want to work, they on their education, वो चाहे जिधर भी they want to focus on, they have that option because we bring that convenience through cooking. So our बहुत सारे लोग जो कि एक परसेप्शन है स्पेशली इन स्पाइसेस के हवाले से जी कि इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें खुले मसाले यूज़ करने चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर आप बता सकती हैं कि Mehran food special, the quality controls and all. I was actually discussing this with the Masterclass CEO yesterday कि the best thing about our products, हमारे products में ना कोई artificial coloring है, ना कोई artificial tasting है, ना कोई MSG है. And जो खाना आप दिन में at least 2 दफ़ा खाते हैं, and it's a proper meal, they're not even snacks that you're eating. These proper meals, उसमें आपको बहुत ही ख्याल करना चाहिए कि you are not consuming these preservatives and so on. And that is the best thing about our products, कि the hygiene level that it has gone through, कि it's untouched by human hands. Not since COVID, since 2003 or something. हमने हमारी machinery install की हुई है तब से. Since the product goes inside the machine, it is not touched by a single person until it is boxed and sealed. Great. So that is the best thing about it. And same goes for your pickles and sauces as well? For everything. Everything is machinery worked, mashallah. So everybody wants to know that from where you started, your early career,
मतलब दुबई में आपने पढ़ाई की, you did your early education from दुबई, और फिर आप लंदन गई, और जब पूरी जिंदगी लोग बाहर गुजारते हैं तो वापस आने का दिल नहीं चाहता ना? बिल्कुल. You know, I was thinking about that today कि a lot of people go and leave Pakistan. Unfortunately, जब भी उनको एक opportunity मिले बाहर, so they end up leaving. Unless you have a good family unit and business to come back, like आप ज़्यादा prosperity इधर ही करेंगे. तो that is the sad part because a lot of countries में ये होता नहीं है. लोग उधर ही पढ़ते हैं, फिर उसी मुल्क को ज़्यादा बेहतर करते हैं, and you know they build on their government, their society, their civil society. They pay taxes. Everything. Yeah, they're good taxpayers. लाइन में भी खड़े होते हैं. जी, exactly. And traffic lights में भी रोकते हैं. So it's a very different, you know, manner. Amira, where do you see the women of Pakistan standing today? What is to be done? What is not to be done for them? So for women, I would say focus on their education. I always say, you know, I've been very lucky and fortunate in my position that I've been, you know, as an equal as all my brothers. So, you know, my parents, they've seen no difference, and they were always inspiring me and motivating me to study as much as possible. In fact, I'm the only one that's done masters. So like that's how ambitious I was with my education. Wow. And so that is the thing that happens. So I would say for the women, they have to study. Half your population cannot be handicapped. एक बंदे के ऊपर there cannot be 3-4 you know family members dependent. It should be a shared responsibility. Mehran Food has a huge presence on the ground, Serish. बड़ा काम कर रहे होते हैं, rehabilitation. अभी flood की वजह से भी काफी उन्होंने काम किया. Tell us about that, Amira. So we've even before the floods, we've always had a very helping hand towards Sindh, towards Thar Parker, because that's where our roots are. And of course, I love that area only because of my father and my grandfather, and I keep such a strong connection with it. I've even visited a few times. I think 3 saal pehle I went, or yeah. This village had burnt down and we had gone for a charity cause. So, you know, we always do our best. हमारे वहाँ पर बहुत ही facilities हैं. हमने वहाँ पर 300 मस्जिदें भी खोले हुई हैं, all programmed by solar systems, माशाल्लाह. Hospitals भी हम कर रहे हैं वो Nargar Parker में and Diplo में. So like, you know, we're very focused on bringing these aspects over there and going through a charity road for it. अब नाज़रीन को बताएं कि अमीरा की बेटी भी एक है. So Amira, is it difficult for you? Tiara. Oh, she is my life. जी. As a working woman, manage करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता? Oh, so I have to be honest, I did take a 1-year maternity break. Even my dad jokes about it, though obviously becoming a mother the first time, I had to absorb the best part of it, which is the first year. लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता, I think it was easy to get back into business because I have a very strong family support and a very strong family base and unit, though I have to appreciate that. So as much as it, you know, as hard as it is to be away from her for a few hours, I do take, you know, comfort in that. The family is very, you know, involved and hands-on. You've got brothers as well who are in the family. Tell us about the organizational structure and family together. So we are all 4 directors in the company, and I think that it is very good that there are 4 of us because the business is too big and, you know, we need all hands on board. So one of them looks after management, the other after finance, and our younger one is looking after export. Competition hota hai, Mira, you know? Who's doing better, bad? भाई अच्छा कर रहा है यार. No, I would have to say both my older brothers they're so loving and supportive. They just want to see my younger brother and I. His name is Amir, by the way. So Amir and Amira. Okay. Ji, so they just want to see us strive, and you know they're so motivating and encouraging in that sense. So I really have to appreciate. It's a very loving family that, you know, we come from. So what you people are thinking about the future of Mehran Foods? Mashallah, well, we already have enough of the 4th generation, mashallah, in our family. So I'm very excited for them and, you know, to give them a good structure and foundation. Inshallah, 20 saalon mein, this is something they inherit and they continue on. And mashallah, as we're approaching our 50th year, it is something to think about. Wow. And representing such a strong brand in over 80 countries and in our home country, mashallah, it is a big thing. And I'm sure considering you being a woman leader in your organization, you would always be taking care of the women's rights and the amount of women working in the organization. A lot of women are watching you right now, Amira. Always सोच रही हूँ कि यार हम भी Amira की तरह एक बड़ी businesswoman बन जाएं. Your last closing remarks for them, Amira. Well, you're more than welcome in Mehran Foods, and I am very proud to say that 2 of our head of departments are women, mashallah, running Mehran Foods. Mashallah, mashallah. So we really value them. More power to you. Or all the best. It was great having you on the show. It was a lovely discussion we had with you. Amira Gul, lot हमारे साथ मौजूद थी. Best Businesswoman of the Year. चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इनको अवार्ड दिया है. इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन और इनको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान की औरत किसी से कम नहीं है. अगर आपके दिल में भी कुछ है तो यू कैन डू. रियली नाइस हैविंग यू हियर. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप हमारे साथ रहिए.
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब हम कुछ बात करेंगे बिजनेस की, इकोनॉमी की, और हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है। और बात होगी एग्रीकल्चर की तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है काचेलो। काचेलो मैंगोज आप जानते हैं, क्वीन एलिजाबेथ भी दीवानी थी इन मैंगोज की। और फैसल काचेलो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रूहे रवा इस वक्त काचेलो फार्म्स की और काचेलो इंडस्ट्रीज के। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ये बताइए फैसल साहब, इस वक्त फार्मर कहाँ खड़ा है? आपके मैंगो फार्म्स पे सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ? What is to be done and what is being done? जी फार्मर तो अभी बड़ी मुश्किल में है, बिकॉज अभी जो फ्लड्स आए थे तो उसमें सबको पता है कि कितने नुकसान हुआ। हमारी तरफ अब हम काफ़ी हद तक जो है उससे रिकवर करना शुरू हो गए, लेकिन अपर सिंध में अगर आप जाएं तो वहाँ तो अभी भी पानी खड़ा है। तो उससे जो हमें मेन प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि अभी हमारा टाइम है एक तो वीट का, और अभी हम करते हैं शुगर केन और अनियन, वो एक ही एकड़ में दोनों फसलें करते हैं। तो क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं रहा तो या तो हमें शुगर केन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या अनियन को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो यहाँ एक तो हमें यहाँ नुकसान होगा। दूसरी बात, अब वीट की आप बात करें तो वीट सिर्फ वहाँ हो सकेगी जहाँ से पानी निकल गया है, और वो भी इतना महंगा हो गया है कि वीट विच इज़ अ माइनर क्रॉप, उसमें भी आपको फी एकड़ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये देनी पड़ती है, विच इज़ अ बिग अमाउंट फॉर अ फार्मर। तो और वो भी सिर्फ उधर हो सकता है जहाँ पानी निकल गया है। तो फार्मर के लिए तो अभी ये साल बहुत मुश्किल रहेगा। गवर्नमेंट लेवल पर किसी किस्म का कोई रिलीफ फार्मर्स के लिए कुछ किया गया है या जो कुछ किया जा रहा है? आपने देखा होगा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि कुछ किया जा रहा है या नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से हमने अपने इलाके में हम थे, दूसरे इलाकों में हमने देखा गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं। हाँ, हमने अपनी तरफ से किया और हमारे दोस्तों ने जो थे, काफ़ी कराची के दोस्त थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। और जो कहा जाता है ये जी इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, इतने ट्रक आ रहे हैं, सिंध में इस वक्त रिहेबिलिटेशन वापस इन लोगों को घरों तक पहुंचाना का, चलो साहब सर अब उसका वो कहते हैं कि आ रहे हैं ये सब कुछ, वो हमें ग्राउंड पे कुछ भी नहीं, ग्राउंड पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो गवर्निंग पार्टी के खुद काफ़ी लोगों के उनके इंटरव्यूज़ भी आए हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के तौर से ये बताया है कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा और हमारे लोग हमसे नाराज़ हो रहे हैं। क्या यही वजह है कि आपने सियासत में आने का फैसला किया? जी बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि लोग मायूस हैं, हम भी उनके साथ मायूस हैं। आपने किस थॉट के साथ ये फैसला किया? क्या करेंगे आप, किस सोच के साथ आप चाह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें? देखें जी, दर हकीकत तो मैं काफ़ी हद तक मुतमईन था अपनी फार्मिंग के साथ, थोड़ा बहुत मेरा ट्रैवल हो जाता है, यही मेरी हॉबीज़ हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स न ज्वाइन करना, हालांकि एज आई सेड मुझे कोई शौक़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, बहुत मसले हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है ना, फिर वो मेरे ख्याल से मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दूं, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए अगर कुछ कर सकूं। तो जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है फिर? बिल्कुल बढ़ जाती है, ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, माफिया टाइप की हमारे पास पॉलिटिक्स होती है, डर्टी होती है, तो उसमें एक शरीफ आदमी के लिए तो और मुश्किलात होती हैं। अभी आपने ये सोचा है कि आप किसको ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी ये नहीं सोचा कि किसको। मुश्किल फैसला यही होगा कि प्रेशर आपके ऊपर बहुत आएगा कि हमें ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो। हाँ जी, मुश्किल फैसला तो होगा, लेकिन देखेंगे कि। लेकिन काचेलो साहब, इशू ये है कि जब भी फार्मर पॉलिटिक्स में आता है तो वो फार्मर के इश्यूज भूल जाता है और अपने फार्मिंग टारगेट्स भूलकर अपने पॉलिटिकल टारगेट्स को सामने रख लेता है। ऐसा आपके साथ तो नहीं होगा? देखिए जी, मेरे साथ ऐसा इस वजह से नहीं होगा कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आऊँगा तो वो न पैसा कमाने के लिए आऊँगा और न मुझे कोई पोजीशन एंजॉय करने का शौक़ है, न कोई पार एंजॉय करने का शौक़ है। अगर मैं आऊँगा तो सिर्फ एक ही मकसद के लिए आऊँगा कि अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूँ, और जो भी मैं उनको, अभी जैसे सोशल वर्क आप करते हैं तो अगर पॉलिटिक्स में आ जाएं तो आपको फंड्स ज़्यादा मिलते हैं, आपकी अप्रोच बढ़ जाती है। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं अपने लोग और कुछ इलाके के लिए कर सकूं। अगर मैंने कुछ कर सका तो प्रॉब्ली आई विल स्टे देयर फॉर लॉन्गर, अदरवाइज। अभी आपके इलाके में जो फौरी तौर पर आपको नज़र आ रहे हैं वो काम जो कि आप समझते हैं कि इन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए जी, वो क्या है? जी अभी तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि लोग बिल्कुल पूरी तरह से बेघर थे। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा जो मेन गोल था कि उनको भूख न मरने दें, उनको जो है
खाना पहुंचाएं। बरसात हो रही थी तो राशन बैग्स भी नहीं दे रहे थे, तो पका के खाना देना पड़ रहा था। फिर बरसात ख़त्म हुई तो वो उनको खाना फिर राशन बैग्स वगैरह पहुंचाने थे। मेडिकल का बहुत मसला था क्योंकि मलेरिया, डेंगू प्लस स्किन डिजीज़ बहुत हो गई थी। तो वो हमने जो है हर हफ्ते 2-3 दिन के लिए हम मेडिकल कैंप्स लगाते थे। बड़े दोस्त हमारे कराची से आते थे, हेल्प करते थे वॉलंटरीली, और वो हमने किया। अब हम जब थोड़ा पानी कुछ कम हुआ तो लोगों के तो घर ख़त्म हो गए, कच्चे घर होते हैं वो ख़त्म हो गए। अब हम चाहते हैं कि उनको फिर से रीसेटल करें और उनकी लाइफ को नॉर्मलाइज करें, कि उनकी जो फार्मिंग करते थे या जो करें तो उसमें फिर से वो एंगेज हो। इट विल टेक सम टाइम कि आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे, चीज़ें जो आपने सोची हुई उन पर आप काम करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने तई आप क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी आखिरी मिनट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। बहुत कुछ किया इन्होंने, इनके सोशल मीडिया में इनको फॉलो करता रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव रहे। सर कहते हैं जब तक भुट्टो जिंदा है, अनवर मकसूद साहब ने कहा है, सिंध तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो अब खैर भुट्टो जो है जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन जब तक सिंध के लोग खुद उठ खड़े नहीं होंगे तब तक जो है बिल्कुल सिंध के हालात। सैलाब के बाद भी नहीं उठे तो कब उठेंगे? अगर उठेंगे तो अगर आगे कोई सैलाब आया तो उनके लिए बेहतरी होगी, अगर नहीं उठेंगे तो यही मुश्किलात उनके साथ। और अब भी बिरयानी की प्लेट पे वोट दे दिया फैसल साहब। अब अगर देंगे तो फिर वही बात है ना कि इससे पहले भी काफ़ी जो है कम्युनिटीज़, कौमें जो हैं वो ख़त्म हो गई अपनी इन्हीं वजूहात की बिना पे। तो अभी आंख नहीं खोलेंगे तो तबाह हो जाएंगे। चलिए, अल्लाह बेहतर करे। ऑल द बेस्ट टू यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दुनिया बोल। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। यकीनन ऐसे नौजवान कहते हैं नए चेहरे आने चाहिए सियासत में सिंध की, क्योंकि अगर वही रस्मी पुराने मौरूसी सियासत वाले चेहरे चलते रहे, सिंध तरक्की नहीं करेगा, सिंध पीछे रहेगा। उम्मीद करते हैं काचलो साहब कि आप जब पावर में आए, एमएनए मिनिस्टर बने, तो सिंध के लिए कुछ अच्छा करें। यही इसी इरादे से आगे आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। थैंक यू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात होगी अब मौसम की। जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो हमेशा आपको लोकल शहरों का जिक्र करते हैं, जबकि हमारे पीछे कुछ इंटरनेशनल शहर भी हैं। तो मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि इंटरनेशनल शहरों का ही बताया करो, तो मैं आपको बता देता हूं। नई दिल्ली में जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रहेगा। नागपुर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कंदाहार में भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा कम से कम। और यकीनन मौसम अब चेंज हो रहा है, विंटर्स आर कमिंग। कुछ पाकिस्तान के शहरों की बात करें तो ऑफकोर्स नॉर्दर्न रीजन में खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी, बारिशों का, तेज ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स वो लहर अब पूरे पाकिस्तान में आ रही है। लेकिन जब कोयटा में बर्फबारी होगी, फिर कराची में सही मानों में सर्दियां शुरू होंगी। अभी कराची में रात को हवा में थोड़ी खुनकी आ चुकी है। मुख्तलिफ शहरों का जिक्र करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत रात को कैलकुलेट किया जा रहा है, दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 से हम 21 पे आ गए। मैक्सिमम कराची जाएगा 33 डिग्रीज पे। बात करें इस्लामाबाद की तो ऑफकोर्स इस्लामाबाद का मौसम हम जानते हैं बड़ा खूबसूरत होता है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। तो इस्लामाबाद में कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रात बड़ी ठंड हो रही है, रात को लोगों ने हीटर्स ऑन कर लिए हैं और गर्म कपड़ों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर की बात करें तो कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का टेम्परेचर रहेगा। पेशावर की बात करें तो 31, 16 कम से कम, 31 ज़्यादा से ज़्यादा। कोयटा में 10 डिग्री कम से कम रहेगा, जबकि 24 ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये थी मौसम की सूरत हाल। जी जनाब, 2022 का दूसरा सूरज ग्रहण है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी। जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा, जो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:58 से ये सूरज ग्रहण शुरू होगा, जबकि 4 बजे ये अपने अरूज पर पहुँचेगा। बहुत सारी बातें इस हवाले से होती हैं कि इसमें एहतियात करनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो प्रेगनेंट हैं ख़वातीन उनको एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारी तोहमात हैं जिन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है। रानी आपा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया रानी आपा। अच्छा, मैं इस पर, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब सूरज ग्रहण होता है, एक तो कहते हैं कि सूरज की तरफ देखना नहीं चाहिए, आंखें बहुत इफेक्ट होती हैं, ये तो एक साइंटिफिक बात है, मेडिकली कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो तोहमात हैं बहुत सारी, मैं चाहूँगी उस पर आप बताइएगा हकीकत है क्या, क्या वाकई ऐसा होता है? कुछ काटते नहीं है,
जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको कहा जाता है कि वो बाहर ना निकले, कोई निशान आ जाता है बच्चे की बॉडी पे, बर्थ मार्क आ जाता है। जी बिल्कुल सही है, ये सारे मिथ हैं। और सबसे एक बात जो इसमें ख़ास है, जो अहमियत रखती है कि वाकई सूरज ग्रहण का डायरेक्ट कोशिश करें कि आँखों में आंखें डालकर उसको ना देखें। और दूसरी कि सूरज ग्रहण आज तो जुज़वी सूरज ग्रहण है और साल का दूसरा बड़ा सूरज ग्रहण है, तो इसमें ये कि थोड़ी सी एहतियात करें। जो बिला वजह बिला जवाज़ दोपहर में बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो उसका सामना करने से गुरेज करें। और सबसे ज़्यादा बेहतर ही होता है कि आप जो ख़वातीन हैं, प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि सब्ज़ी काट लोगी तो बच्चों के हाथ पाँव कटे हुए होंगे, और अगर आपने कोई दूध बॉयल किया, हंडिया जल गई है तो बच्चा कहीं से कुछ जला हुआ पैदा होगा। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि अगर आप सिलाई कर रही हैं तो वो हिस्से पर बच्चे की सिलाई होगी। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम मिथ हैं। बस सिर्फ ये है कि जो हामला ख़वातीन हैं ज़्यादातर कोशिश करें कि बिला जवाज़ अपने सहनों में ना जाएं या सूरज को डायरेक्ट ना देखें, और सिर्फ नमाज का एहतमाम करें, कुरान का एहतमाम करें, क्योंकि ये एक इम्तहान है और कड़ा वक्त होता है कि अल्लाह पाक आसानी के साथ गुजार दे, और इसके सिवा कुछ नहीं है। सही। और दूसरा ये जो खैर आप तो वैसे बता रही हैं कि सारी मिथ्स हैं, वरना मैंने ये सुना है कुछ बच्चों की बॉडी पे बर्थ मार्क्स होते हैं, एक निशान होते हैं, गहरा सा निशान, एक पैच सा बना होता है, तो उसके हवाले से कहा जाता है मेरी गुड़िया रानी वो अमूमन बच्चों के पैदाइश के वक्त होता है, बहुत सारे बच्चों के होता है। वो तमाम माएँ उस वक्त सूरज ग्रहण का सामना या चांद ग्रहण का सामना नहीं कर रही होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा जुज़वी या थोड़ा कम वक्त का जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है, उसके फ़ौरन बाद अगर बेबी डिलीवर होता है तो फौरी तौर पे ख्याल आता है कि ये उसकी वजह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंस अ वाइल कभी ऐसा हो जाता है तो माओ को ये ख्याल आता है कि इस वजह से है। सही। चलिए, सैरिश का रंग मजीद गोरा कैसे हो सकता है? मेरी क्रीम इस्तेमाल करने से। क्रीम ले लीजिएगा। तो मैं किसी भी तरह की फार्मूला क्रीम यूज नहीं करती। नहीं, मेरी फार्मूला नहीं है, नेचुरल ऑर्गेनिक नो केमिकल, और आप गोरी हो जाएगी सर। बिल्कुल। बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत पता है इन्हें और ये इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है। कुछ मर्द काफी लोग तो ये कहते हैं कि आप ये क्रीम यूज करेंगे तो सैरिश से सैरिश रानी बन जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, कान में आवाज आई है मुझे। बहुत बहुत माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको प्यारा बनाया, और ज़रूर अपने हुस्न को चार चांद लगाने के लिए रानीज़ हर्बल की प्रोडक्ट नो केमिकल आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलें जी, बिल्कुल कोशिश करती हूँ मैं कि उस पर अमल करूँ आपके मशवरे पे। अच्छा, बिल्कुल अगर हर्बल प्रोडक्ट्स हैं तो यकीनी बात है कि उनमें कोई ऐसा केमिकल यूज़ नहीं किया गया जो कि आपको जिसका साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने से मोहब्बत करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पर सेल्फ ऑब्सेशन अच्छी चीज नहीं। आप में बहुत इतनी मोहब्बत भी अपने आप से ना करो कि दुनिया तुमको ना दिखे, लगे कि चांद और सूरज मेरे गिर्दी घूम रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, बाकी कुछ नहीं। इतनी मोहब्बत नहीं। आप समझे इस बात को तलहा? अच्छा खैर, अब ये बात बिल्कुल ठीक है, मेडिकली जो कहा गया कि जब सूरज ग्रहण हो तो तलहा सूरज को नहीं देखते, कुछ रेज होती हैं जो आपकी आइज़ को इफेक्ट कर सकती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्या पता आंखें वीक हों, क्या वजह हो, तो लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। बगैर वजह कोई आप बाहर मत निकलें, सूरज को मत देखें, अगर देख रहे हैं तो कोई ग्लासेस वगैरह आप पहले पहने, उसके बाद आप देखें। बिल्कुल। तो खैर, अब इस सारी सूरत हाल पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मसला तला, आपने अभी वेदर सेगमेंट में बताया कि सर्दी बढ़ रही है, सभी के घरों में बच्चे बीमार हैं, कोई ना कोई बीमार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार चल रहा है, फिर डेंगू का वार। ऐसे में रानी आपा का मशवरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाने से पहले घर में कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लिया जाए कि बच्चों को थोड़ा सा आराम मिल जाए, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स के पास जाओ तो बहुत वेटिंग पैसों की तो बात कर, कितने लेते हैं? तुम्हें वेटिंग की पड़ी है या लोगों की जान निकल जाती है खर्चों की वजह से? समझ नहीं, मर्द हजरात को तो पहले परेशानी ये हो जाती है। इनको तो वेटिंग करने, बिल तो मर्द ने पे करना, हमसे पूछो क्या गुजरती है जब इतने बड़े बड़े बिल आते हैं टेस्टों के, दवाइयों के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर्बल ऑर्गेनिक नुस्खा दादी नानी माँ का पहले ट्राई करें। बिल्कुल। और सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बीमारियां। एक मिनट रानी आपा, हमारी स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, आप अगर चाहें तो रानी आपा से कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई टोटका आप पूछना चाहते हैं, कोई रेमेडी पूछना चाहते हैं तो रानी
रानी आपा हाजिर हैं। पहले आपने बोलने नहीं दे रही हैं, नहीं बिल्कुल आप बोलिए। रानी आपा बोले। जी बिल्कुल, मौसम की जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है हमारे यहाँ। देखिए अभी मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी आ चुकी है और हमारे यहाँ तो गर्मी और ज़ोर पकड़ रही है। दिन में बाकायदा लू चल रही है और सर्दी का नाम नहीं है, इसी के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अल्लाह की तरफ से सर्द मौसम आ चुका है। कराची में बहुत देर से आता है, हम लोग तो आया ही नहीं। बिल्कुल ऐसे हम लोग मतलब एयर कंडीशन के बगैर सो नहीं पा रहे अभी। लेकिन बच्चों के लिए देखिए बड़े भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और बच्चे तो बहुत ही नाजुक होते हैं, वो सबसे पहले मुतासिर होते हैं। आजकल बड़ों को भी आप देखें, फ्लू है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है और हर शख्स आपको खांसता हुआ नज़र आ रहा है। इससे बचने के लिए सबसे पहले बहुत ही आसान और सादा एक मैं इलाज बता रही हूँ जो कि अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं, बड़े भी ले सकते हैं और बच्चे भी, और हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं और उसके लिए हमें लेना होगा इक्वल क्वांटिटी में। अगर तोल के लें तो 25 ग्राम हमारे यहाँ की यानी जो वाइट शुगर है या ब्राउन शुगर ले लें 25 ग्राम, यानी मीठा करने के लिए हमें चाहिए होगा। और जो लोग वाइट शुगर भी यूज़ नहीं करते, ब्राउन शुगर भी यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए मिश्री है इसका सब्स्टिट्यूट। 25 ग्राम मिश्री यानी मीठे के लिए ब्राउन शुगर, वाइट शुगर या मिश्री 25 ग्राम। उसके अंदर 25 ग्राम छोटी इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, छिलका उतार कर सिर्फ उसके दाने लेना है और 25 ग्राम ही खुश्क धनिया जो हमारे यहाँ आमतौर पे खानों में इस्तेमाल होता है, पुलाव में बहुत ज़्यादा डाला जाता है। 25 ग्राम खुश्क धनिया और 2 टुकड़े दारचीनी के, दारचीनी की 2 डंडियाँ, 25 ग्राम छोटी इलायची के दाने, 25 ग्राम हमारे पास खुश्क धनिया और 25 ग्राम मिश्री। इन चारों चीज़ों को पीस कर बहुत ही ग्राइंड कर लें, फाइन सा पाउडर बना लें। बड़े बिल्कुल लेवल किस्म का 1 टीस्पून मुंह में रखें और उसको चूसते रहें। और बच्चे हस्बे उम्र, यानी अगर 1 साल का या 6-7 माह का बच्चा है तो 1/4 टीस्पून या चुटकी से आप उसके मुंह पर रख दीजिए। वो चूँकि मेल्ट होगा, बिल्कुल बारीक है, तो बच्चे को आपको ये भी नहीं होगा इसको फंदा ना लग जाए, कुछ ये ना कर ले। आप चुटकी से उसके मुंह पर रख दीजिए, वो रखिएगा। निगल भी सकते हैं पानी के साथ, निगल कोई ज़रूरत नहीं, वो इतना मज़े का, बहुत मज़ेदार है ये। ले और बच्चे के मुंह पे ऐसे दे, बच्चा उसको चूसता रहेगा, उसका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और खांसी से उसको निजात हो जाएगी। आमतौर पर कहा जाता है कि हनी और अदरक का इस्तेमाल भी ज़्यादा बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि अदरक बहुत ज़रा सा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर हल्की सी मिर्च फील होती है, तो बच्चों को थोड़ा सा उसके साथ मसला होता है। ये बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अदरक का अर्क और शहद मिलाकर रख लें तो बच्चे बड़े आते जाते उसको आधा टीस्पून लेते रहें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सबको आजकल बहुत ज़्यादा फ्लू है, छींकें आ रही हैं, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, गला ख़राब है। इसके लिए बहुत ही आसान सा एक इलाज है, वो ये है कि 4-5 छुआरे ले लें। 4-5 छुआरे लेकर उसको बारीक बारीक काट लें। काटने के बाद उसकी जो गुठली है वो फेंक दें और 1.5 कप पानी में उसको उबलने के लिए रख दें। जब पानी 1 कप रह जाएगा, ऑब्वियसली छुआरे फूल कर मोटे मोटे हो जाएंगे। उसके अंदर आधा, यानी कहवा बन रहा है, इसके अंदर आधा टीस्पून मेथी दाना डाल दीजिए। 1-2 इसके अंदर उबाल आ जाए और पानी 1 कप से लेकर 1.25 कप तक रह जाए तो गरम गरम छान कर, बड़े तो इसको एज इट इज़ पी लें। गरम जितना गरम पिएंगे उनका गला भी साफ़ होगा और फ्लू से भी उनको निजात मिलेगी। छींकें आ रही हैं वो भी रुक जाएंगी और जिस्म में जो दर्द है वो भी रुक जाएगा। और छोटे बच्चों को, 1 साल का बच्चा है, 9-10 महीने का बच्चा है, तो आप उसको आधा टीस्पून, 1 टीस्पून नीम गरम, आप उनको लूप वाटर जिसे कहते हैं, वो आप दे दीजिए तो उससे बहुत ज़्यादा। छुआरों का जो नुस्खा है ना आप, ये मुझे लग रहा है कि हमारे पीसीआर में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, उनको छुआरों के सारे नुस्खे बहुत ज़्यादा पसंद। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए रानी, आपने क्या सोचा था कि आप जब जवान थी कि मैं बड़ी होकर आपा बनूंगी, कैसे आप इस जगह पहुंची है? क्योंकि हम आपसे, मैं नोट करता हूँ जब भी आप हमारे शो पे आती हैं हम नुस्खे पूछ रहे होते हैं, हम ये नहीं पूछते कि रानी आपा कैसे बनी। एक्चुअली मैं ख़ानदानी तौर पर तबीबा हूँ। माशाअल्लाह। मेरे 4 फादर इंडो पाक से हिकमत करते आए हैं। मेरे दादा भी हर्बलिस्ट है, मेरी दादी भी हर्बलिस्ट लेगेसी आपकी है जी। और एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा सदर में दवाखाना था, सदर दवाखाना। ये मेरे वालिद, मेरे ताया, मेरे चचाओं का था। इसमें सब मेरी फूफियाँ इसमें हिकमत करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आपके बच्चों में से किसी को है मेरे हस्बैंड भी हर्बलिस्ट थे। अच्छा। और मेरे साहबजादे, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो भी हर्बलिस्ट है। हिकमत का जनाजा बड़ा धूमधाम से निकला आपा? बहुत धूम से निकला, बहुत
बहुत धूम से निकला। और एक वक्त तो ऐसा आया कि पाकिस्तान से हिकमत को खुदा हाफिज टाटा बाय बाय कर दिया गया था। लेकिन जब केमिकल के अच्छा मुझे ऐसा लगता है जब केमिकल की जब केमिकल के मुज़िर असरात सामने आ गए, दुनिया एंटीबायोटिक के जब मुज़िर असरात सामने आ गए, देखिए जो खुदा न खासा खतरनाक बीमारी है, ऑब्वियसली उसके बगैर गुजारा आप आज अगर दुनिया से सारी दवाइयाँ सारी बीमारियां खत्म हो जाएं तो नुकसान किसका होगा? इंसान का? बिल्कुल नहीं, उन फार्मास्यूटिकल्स का जो अरबों डॉलर कमा रहे हैं, अरबों डॉलर कमा रहे हैं। फिर अब दोबारा से इसने ज़िंदगी के आसार पैदा हुए हैं हिकमत में, जड़ी बूटियों में। तो मेरे हस्बैंड भी हिकमत करते थे और मेरा शुरू से 40 साल से मेरा एक सैलून है, तो उसमें ब्यूटी के लिए, बालों के लिए ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ से मैंने प्रोडक्ट बनाना शुरू करी। ये अल्लाह का एहसान है। देखिए जब इंसान किसी फील्ड में घुस जाता है और मेहनत करता रहता है, और क्योंकि मेरे ख़ानदान का एक वक़ार, एक नाम था, तो मैंने बचपन से अपने इर्द गिर्द दवाएँ पकती देखी, बनती देखी, खमीरे बनते देखे, तो मेरे अंदर खुद ब खुद खुदा ताला ये शौक़ उन फैमिलीज़ में पैदा कर देता है। मेरे अंदर भी यही शौक़। अच्छा मैं ये कहना चाह रही थी रानी आपा कि इसके अंदर ये जो अभी आप बता रही हैं कि केमिकल से पाक, मुझे लगता है कि हिकमत ऐसा उस तरह ख़त्म नहीं हुई, उसको हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का नाम दे के उसी तरह कंटिन्यू किया गया है, दूसरी जिंदगी दी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये नया जन्म हुआ है तकरीबन 18-20 साल से, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान से, तो लोग पूछते नहीं थे। लेकिन देखिए हम लोग अमेरिका के फॉलोअर हैं, जब वहाँ की तहकीक सामने आई तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा जागे कि नहीं, हमें अपनी जो असलाफ ने काम किए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये जड़ी बूटियाँ जिनसे हमारी पैदावार है, इस मिट्टी की पैदावार है, इसी मिट्टी में जाना है, तो तब हमने दोबारा से इसकी तरफ एक वजह आई थिंक सो और एक वजह ये भी है कि आपने अपने सैलून पे अभी तक सैरिश को दावत नहीं दी ना कि वो बिल्कुल आप आए, मोस्ट वेलकम, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इनको भी जरूरत है आपा, मैं बाल बनवाना चाह रही है लो ड्राई के लिए। अच्छा मैं आपको अपना हेयर टॉनिक दूंगी। मैं असल में एक बात और इसमें जो जानना चाह रही थी, तलहा तो चाह रहे हैं कि इनके बाल घने हों। बहुत सारी बच्चियाँ आजकल जिनको मैं देख रही हूँ जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, बाल जो पहले ज़मानों में घने मोटी चुटिया अब वो नजर ही नहीं आती। मेरी गुड़िया अब भी होती है, लेकिन ये कि केमिकल का दौर बहुत ज़्यादा है। अब बच्चियाँ रिबॉन्डिंग की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, रिलैक्सिंग की तरफ। आपा नकली बाल लगा लेती है, यूं जाती है बाल लगाती है नकली, और वो कहते हो ये मेरे असली बाल हैं, बेवकूफ बनाती है मर्दों को। क्या बताऊं आपको जी। और आप जैसे मर्दी बेवकूफ बनते हैं। मैं नकली बाल तो नहीं लगा रहा, अल्लाह का शुक्र है जो है उस पर खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चाहिए नकली बाल। अच्छा चले खैर, आपा हमारे साथ हैं और उनसा शाह भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि जनाब बिल्कुल। और आज सूरज ग्रहण भी है, 1 बजे शुरू होगा, 4 बजे उसका पीक होगा। तो पहले उनसे आप यही बताएगा सबसे पहले तो कि सैरिश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये सूरज ग्रहण, क्या इनको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, उनसा बताइए आज सैरिश ज़ोहैब के मेरा पीछा छोड़ दो। आप मुश्किल से हाथ में आई आज बड़े दिनों बाद। जी उनसा बताइएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअली हेलो, सैरिश ज़ोहैब का कार्ड निकालना है हमने पहले उनसा। सैरिश ज़ोहैब का देखने कितने पेंटिकल्स, टेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स निकलते हैं आज सैरिश ज़ोहैब के लिए। सबसे अहम तो है कि आज जो है वो सूरज ग्रहण है और 1 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का इसका जो है ना टाइम पीरियड है, इसके साथ होंगे। वैसे तो कहते हैं सूरज ग्रहण का जो है 25 अक्टूबर का दिन था, उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद जो है वो कुछ एहतियात करनी चाहिए। कुछ तो मिथ्स है, काफ़ी तो मिथ्स हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है सूरज ग्रहण से, स्पेशली जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको, लेकिन ये सिर्फ मिथ्स हैं। रानी आपा का बिल्कुल मैं सेगमेंट देख रही थी, वो बिल्कुल सही बात कर रही थी। लेकिन अगर हम सितारों के हिसाब से देखें तो सूरज ग्रहण की वजह से केतु और वीनस का ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है, तो स्पेशली फाइनेंशियल जो वीनस जो है वो मनी और फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो फाइनेंशियल मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत है और कोशिश करें। और वीनस जो है वो रिलेशनशिप को भी शो करता है, तो स्पेशली जैसे कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने से अवॉइड कीजिए। स्पेशली 25 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं, या शादी के अगर कुछ आप लोगों का इरादा है तो फिलहाल इन तारीखों में ना करें तो बेहतर है।
क्योंकि कहते हैं ना एहतियात जो है वो ज्यादा। तलहा ने फौरन अपना चश्मा ऊंचा किया, शायद कुछ इनका इरादा था इस किस्म का, तो रुकना पड़ेगा तलहा आपको। आपने हमला करने को मसला नहीं नहीं, आप तब से मुझे कह रहे हैं चुप हो जाए मुझे। अच्छा यार उनसे आप मेरे कहने में कार्ड नहीं निकालने यार, दिस इज नॉट फेयर यार, मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ अब। उनसे यार कार्ड निकाल लीजिए प्लीज साहब। आज वैसे आज आप सैरिश ज़ोहैब का कार्ड निकालें पहले। बाय द वे आज मेरा बर्थडे भी है 25 हैप्पी बर्थडे टू सैरिश ज़ोहैब एवरीबॉडी। आप फौरन से जाइए सैरिश के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनको हैप्पी बर्थडे विश कीजिए और बहुत जरूरी हैप्पी बर्थडे। आज आप 40 साल की हो गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर तला, आपके बाल गायब है, मेरे सर पे पूरे हैं अभी 40 साल, ज्यादा बता दिया आपने। अच्छा खैर मैं अब तो बर्थ डेट भी मालूम पड़ गई, उनका कार्ड निकालें ना एक सैरिश ज़ोहैब के लिए प्लीज, आज ही सालगिरह है। चले एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सैरिश के लिए, स्कॉर्पियो है सैरिश, और तमाम स्कॉर्पियंस जो भी हैं उनको स्पेशली एहतियात करनी चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बड़ा एक्साइटमेंट का कार्ड होता है, एनर्जी का कार्ड होता है। आज सैरिश जो है कुछ नया स्टार्ट कर सकती है, नया बिगनिंग मुझे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है घर पे खाना पकाना शुरू कर देंगी आज। अभी तो आपने बोला कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, 8 नवंबर तक जिंदगी में नजर आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो एनर्जेटिक भी नजर आ रही हैं, जल्दी जल्दी काम करती हुई नजर आ रही हैं, और डेली रूटीन से हटकर कुछ करने की ख्वाहिश है। हो सकता है ट्रैवलिंग की ख्वाहिश हो इनकी, या कुछ सेलिब्रेशन की ख्वाहिश हो। ट्रैवलिंग की रूटीन से हट के मॉर्निंग शो कर रही है वो, रूटीन से हट के मॉर्निंग शो भी कर रही है, सुबह उठना भी पड़ गया है, तो काफी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आज जो ऐसे रूटीन का हिस्सा नहीं होती उनसा। आप सही कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, आपके पास उनसा फिर से आएंगे, रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ इनसे वक्त है हमारे पास, वक्त है। वो जब आप रानी आपा का भी कार्ड निकलवाना चाह रही हैं? नहीं, अभी रानी आपा का कार्ड नहीं निकलवाना चाह रही हूँ। रानी आपा से ये पूछना चाह रही हूँ कि एक सबसे बड़ी वजह रानी आपा जो आजकल जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि हम लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई हैं कि हम चाहते हैं हर मसले का क्विकली इलाज, जिसकी वजह से हम एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, हर्बल को अवॉइड करते हैं कि भी गला खराब है तो भी एंटीबायोटिक खाओ, अगले लम्हे में ठीक हो जाएगा। मैं रानी आपा नुस्खा दूं? जी बिल्कुल। एक लौंग पकड़िए, अपने दांतों में दबा लीजिए और उसका जो रस आपके गले में उतरता है उससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, उसी वक्त आपकी खांसी बंद हो जाएगी और गले में सुकून आ जाएगा। लौंग चबाना है? लौंग दोनों दांतों में दबा लीजिए। अच्छा बस, आप ये तो दांत में दर्द तो करते हैं। नहीं, आप 1 मिनट दबाएंगे, उसका रस निकलेगा, आपके गले में जाएगा, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप उसको इजीली चू कर सकेंगे। सिर्फ 1 मिनट दबा के रखना होता है और आपका गला इमीडिएट सही ना हो जाए। वैसे आप खबरें पढ़ती हो ना, एक लौंग खा के पढ़िएगा। अच्छा वैसे टेस्ट काफी उसका अजीब सा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा होता है। गुड़ वाले चावलों में लौंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाली खाना काफी मुश्किल होता है। चले मैं इस पर, अच्छा आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये जो मैंने आपसे बात की है कि आजकल ये जो हम एंटीबायोटिक क्विकली हर्बल को छोड़ देते हैं, मैं एलोपैथ को बिल्कुल अगेन नहीं है कि मैं अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, नहीं बिल्कुल नहीं। मसला ये कि देखिए जितने भी हर्बल टोटके हैं ये तमाम चीज़ें इनिशियली काम करती हैं, और जो हर्बल का इलाज है, हर्बलिस्ट जो इलाज करते हैं, हकीम जो इलाज करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म से टाइम टेकिंग होता है ये। और ये वो लोग करवाना पसंद करते हैं जिनमें थोड़ा सब्र होता है, जिनमें तहम्मुल होता है। आपने अब खुद ही कहा कि देखिए आजकल ज़माना इतना फास्ट हो गया कि हम ये चाहते हैं कि एक गोली खाएं और हम एक्टिव हो जाएं, हमारा नस्ला है, हमारा बुखार है, कहीं पेन है, फौरी तौर पर हमें रिलीफ मिल जाए, हम उसके डीप में नहीं जाते हैं कि हमें पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस बात को हम समझ लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उनसा आपकी तरफ आते हैं, बताएगा ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? जी ये हफ्ता तमाम स्टार्स के बारे, एरीज की बात करते हैं। एरीज के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ नई बिगनिंग नजर आ रही है। एरीज वालों के लिए भी कुछ नया शुरू होते हुए नजर आ रहा है। काफी एरीज वाले जो हैं कुछ गुस्से पे इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से का ज़्यादा जो है वो इफेक्ट एरीज वालों पर पड़ सकता है। अपने गुस्से को जो है वो ठंडा करें। टॉरस के लिए जो मैजिशियन का कार्ड है, इनका माइंड बहुत उसमें आपको बुलाऊंगा कि ये भी करना है वो भी करना है। टाइम वो 2-3 काम कर सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉरस वाले बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रेनोवेट करके, उसको थोड़ा चेंज कर भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं।
टॉरस के बाद है जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। राइट, ये लोग जी एनर्जेटिक। उनसा एक बुक लॉन्च करने जा रही हैं आपा। मैं चाहता हूं कि आप उस बुक के लिए तो पहले कार्ड निकालें। आपकी नजर में वो बुक कितनी लकी होगी, कामयाब होगी, नहीं होगी? आपा व्हेन इज द लॉन्च? जी इंशाल्लाह शायद 25 नवंबर है। 25 नवंबर को बुक लॉन्च कर रही हैं अपनी। आप उन बुक के लिए कार्ड निकाल दे जल्दी से उनसे। और बुक का नाम है रानी आपा के हुस्न सेहत के 16 सिंगार। रानी आपा के हुस्न सेहत के 16 सिंगार, जो कि बुक यकीनन सर इसके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए कार्ड निकाल दें उनसे जल्दी से। मुबारक हो उनको, जो इसी बुक उनकी फेमस करे। और उनके लिए जो कार्ड है, देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, फेम के कार्ड होते हैं। ये जो बुक है इनकी इंशाल्लाह मुझे लगता है बहुत फेम हासिल करती हुई नजर आ रही है और फाइनेंशियली भी इनको बहुत ज्यादा इससे प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोग राइट, थैंक यू सो वेरी मच उनसा शाह, द टैरो कार्ड एक्सपर्ट विद अस। उन्होंने बता दिया है कि रानी आपा की जो किताब आ रही है उससे बड़ा आप कमाएंगी, बहुत सक्सेस होगी। ऑल द बेस्ट टू यू रानी आपा। उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब से लोग फायदा उठाएं, इस्तिफादा हासिल करें। और जो मैंने नुस्खा बताया आपको कि गला खराब है, खांसी है, दवाई लेने से पहले एक लौंग लीजिए, दोनों दांतों में दबाइए, उसका रस गले में उतरने दीजिए, आपकी खांसी यूं सही हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।